हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में जो कि होने वाली है इंडिया के साइकोपैथ सीरियल किलर के बारे में। दोस्तों, सीरियल किलर किसी वजह से जिससे उसका फ़ायदा हो या फिर किसी से बदला लेने के लिए लोगों का खून करते हैं, लेकिन कुछ सीरियल किलर्स साइकोपैथ्स भी होते हैं। एग्जैक्टली बताऊं तो 34% सीरियल किलर्स साइकोपैथ होते हैं। वो किसी भी मोटिव या अपने फ़ायदे के लिए खून नहीं करते, बल्कि उनको इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है और वो अपने प्लेजर और थ्रिल के लिए खून करते हैं। उनको अपने इन कामों के लिए कोई भी गिल्ट या पश्चाताप नहीं होता। साइकोपैथ लोग ज़्यादा किसी से बात नहीं करते और वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और इनमें कोई भी इमोशंस नहीं होते, इसलिए उन्हें मर्डर जैसे अपराध करने का भी कोई गिल्ट नहीं होता। दोस्तों, जो साइकोपैथ लोग होते हैं उनका दिमाग नॉर्मल लोगों से बहुत तेज होता है और वो बहुत ही सफाई से अपने काम को अंजाम देते हैं। इनको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये कोई भी क्लू नहीं छोड़ते। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से केवल 1% लोग ही साइकोपैथ होते हैं, उनमें से भी कुछ सीरियल किलर्स बन जाते हैं। आज हम जिस सीरियल किलर की बात करेंगे वो भी एक साइकोपैथ ही है और आपको बताएंगे कि कैसे उसने लोगों का खून करा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जिस सीरियल किलर की बात होने वाली है उसका नाम है मोहन कुमार। इसने 2004 से लेके 2009 तक लगभग 20 औरतों का खून करा। इसके खून करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग था, जो आपको वीडियो में आगे चल के पता लगेगा। मोहन कुमार बाहर से एक बहुत सीधा साधा प्राइमरी स्कूल का टीचर था। इस पे शक करना बहुत मुश्किल था कि ये एक साइकोपैथ और सीरियल किलर हो सकता है। मोहन कुमार, जो साइनाइड मोहन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये औरतों को मारने के लिए साइनाइड का यूज़ करता था। साइनाइड वैसे गोल्ड को पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मोहन ने इसका इस्तेमाल पॉइजन की तरह करा। दोस्तों, मोहन की मेनली 3 शादियाँ हुई थी। उसकी पहली शादी मैरी से हुई थी और उसका मैरी के साथ डाइवोर्स हो गया था, क्योंकि जो मैरी थी वो एक क्रिश्चियन थी और वह चाहती थी कि मोहन भी कन्वर्ट हो जाए और क्रिश्चियन बन जाए। उसकी दूसरी बीवी का नाम था मंजुला, जिससे उसकी शादी 1992 में हुई थी। मंजुला से उसको 2 बच्चे भी थे। मोहन कुमार की तीसरी बीवी का नाम था श्रीदेवी, उसको इनसे भी 2 बच्चे थे। दोस्तों, मोहन की दोनों बीवियों की यही स्टेटमेंट थी कि मोहन ज़्यादा बोलता नहीं था, उसे अपने बच्चों से भी कुछ खास लगाव नहीं था और वह जब भी इन दोनों से घर मिलने आता तो एकदम शांत और चुपचाप रहता, जिसके कारण इसकी बीवियों को भी इस पर कुछ शक नहीं हुआ। दोस्तों, इसका ये बिहेवियर एक साइकोपैथ होने की निशानी है। दोस्तों, मोहन ने जिन 20 औरतों का खून करा था उनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। तो दोस्तों, चलो अब बात करते हैं कि मोहन कैसे लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उसकी क्या प्लानिंग होती थी अपने काम को अंजाम देने के लिए, और इसने कैसे 20 औरतों की हत्याएं की। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ थी कि मोहन कैसे औरतों को अप्रोच करता था। मोहन विक्टिम्स को बस स्टैंड्स एंड पब्लिक प्लेसेस में से चुनता था। रही बात कि कौन इसका शिकार बनेगा, उसके लिए भी ये काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखता था, जैसे कि जो औरत हो वो अनमैरिड हो और वह अपने मैरिज के ईयर्स पास कर चुकी हो, यानी कि उसकी उम्र शादी की उम्र से ज़्यादा हो गई हो, जैसे कि 30 या 40 की उम्र। वह इस बात का भी ध्यान रखता था कि जो लड़की होनी चाहिए वो गरीब होनी चाहिए। जब वह किसी ऐसी औरत को ढूंढ लेता था तब वह उनको अप्रोच करता था। मोहन एक बहुत स्मूथ टॉकर था और अपनी ओपन पर्सनैलिटी के कारण उसे लड़कियों को अपनी बातों में फंसाने में टाइम नहीं लगता था। ये अपने आप को ज़्यादातर एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रेजेंट करता था ताकि उनका इस पर ट्रस्ट बना रहे।
लड़की को अप्रोच करने के बाद ये उनकी सारी इन्फॉर्मेशन बातों ही बातों में निकाल देता था और वह बातों बातों में ही उनकी कास्ट का भी पता लगा लेता था। लड़की जिस भी कास्ट से बिलोंग करती ये भी अपने आप को उसी कास्ट का बताता और हर लड़की के लिए मोहन का नाम कुछ और होता। जैसे कि अनीता मुल्या के लिए मोहन सुधाकर कुल्ला बन के जाता, सुनंदा के लिए ये शशिधर और कावेरी के लिए ये सुधाकर आचार्य बन के चला जाता। कुछ दिन लड़की से बात करने के बाद ये उन्हें अपना दोस्त बना लेता था और एक रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट कर देता था। ये उन्हें सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देता था कि ये उनसे रिलेशनशिप बनाना चाहता और अगर इसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता तो ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता। जब ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देता तो ये उनसे शादी की बात करता और यह भी कहता कि उससे कोई दहेज नहीं चाहिए और वो बस लड़की से प्यार करता है और उसे कुछ नहीं चाहिए। जब लड़की को इन सब बातों के बारे में पता चलता तो वह शादी के लिए हाँ कर देती। मोहन कुमार शादी के लिए हमेशा मंदिर या रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता था। इन सब बातों के साथ साथ मोहन कुमार लड़की के घर वालों से बहुत कम कांटेक्ट बनाए रखता था और उन्हें ये भी कहता था कि वह उनकी शादी के बारे में किसी को ना बताएं और अपने घर वालों से भाग के शादी करें। एक बार जब इनकी शादी सेट हो जाती तो मोहन उस लड़की को उसके होम टाउन से कहीं दूर ले जाता शादी करने के लिए, कम से कम 100 या 200 किलोमीटर दूर। शादी के लिए वह लड़की से कहता कि वह अपनी गोल्ड ज्वेलरी भी पहने। अपनी डेस्टिनेशन पर आने के बाद ये दोनों किसी होटल में रुकते। वह हमेशा वही होटल चूज करता था जो बस स्टैंड के पास हो। होटल आने के बाद वह विक्टिम के साथ फिजिकल इंटरकोर्स भी करता था। दोस्तों, आपको ये बात भी बता दूं कि उसका विक्टिम्स के साथ फिजिकल इंटरकोर्स करना भी उसके प्लान का एक हिस्सा था। मोहन अपने प्लान की हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी ध्यान में रखता था, जैसे कि वो लड़की की फर्टिलिटी साइकिल का भी ध्यान रखता था ताकि जब वो विक्टिम के साथ इंटरकोर्स कर रहा हो तो विमेन का एग रेडी हो फर्टाइल होने के लिए। वो ये क्यों करता था ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। मोहन अपने प्लान के हिसाब से नेक्स्ट मॉर्निंग लड़की को शादी के लिए मंदिर लेके जाने के लिए रेडी रहता था। मंदिर जाने से पहले वो अपने विक्टिम्स को बोलता था कि वे अपनी गोल्ड ज्वेलरी होटल रूम में ही रहने दें। मोहन का मेन मर्डर का प्लान अब यहाँ से शुरू होता था। यहाँ से वो अपने मेन पर्पस की तरफ बढ़ता था और यही आपको पता चलेगा कि मोहन कैसे उन औरतों को मौत के घाट उतार देता था। मोहन मंदिर जाते वक्त अपने विक्टिम्स को बस स्टैंड के पब्लिक टॉयलेट में रोकता था और उनसे कहता था कि वो ये कॉन्ट्रासेप्टिव ले जो मोहन ने ऑलरेडी पानी में मिला रखी होती थी। लड़की के पास कॉन्ट्रासेप्टिव लेने का कोई रीज़न भी होता था क्योंकि मोहन ने विक्टिम्स के साथ लास्ट नाइट इंटरकोर्स किया था और विक्टिम का एग भी फर्टाइल होने को तैयार था। तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए विक्टिम भी मोहन की बात मान लेती थी और वह कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के लिए रेडी हो जाती थी। इसके बाद विक्टिम टॉयलेट में जाती और वह उस बॉटल से पानी पी लेती। वो टॉयलेट में जाके वो पानी पीती क्योंकि मोहन पहले ही उनको कह देता था कि ये पिल जो पानी के साथ मिक्स है उसे लेने के बाद उसे टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ेगी। विक्टिम उस पानी को पीती और उसके कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती। मोहन कॉन्ट्रासेप्टिव के बहाने विक्टिम्स को साइनाइड देता था। साइनाइड एक पॉइजन की तरह काम करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में और अगर कोई भी इंसान इसको ले तो उसकी कुछ ही टाइम में मौत हो जाएगी। विक्टिम्स का मोहन पर इतना भरोसा होता है कि वो पानी पीने से पहले सोचते भी नहीं हैं कि पानी में एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिव है या फिर कुछ और दोस्तों, रही बात विक्टिम्स के घर वालों की, तो मोहन उन्हें पहले ही फ़ोन करके बता देता कि उसने उनकी लड़की से शादी कर ली है और वह दोनों आपस में खुश हैं। लड़की के घर वालों को भी यही लगता और वह दोबारा शिकायत भी नहीं करते और उनको भी लगता कि उनकी बेटी जहाँ भी होगी खुश ही होगी। और वो लड़की को उसके होम टाउन से बहुत दूर जाके मारता था, इसलिए अगर कभी अखबार वगैरह में किसी लड़की की मौत की खबर आ भी जाती तो वो जहाँ पे मर्डर हुआ उसकी लोकल न्यूज़पेपर में ही आती और बात ज़्यादा फैलती भी नहीं। तो विक्टिम्स के घर वालों को पता ही नहीं चलता कि उनकी बेटी मर चुकी है।
ज़्यादातर केस में पुलिस को यही लगता कि विक्टिम ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, और क्योंकि वो अननोन बॉडी होती थी तो कोई भी उसको जानता नहीं था, तो केस भी वहीं पे क्लोज हो जाता था। दोस्तों, मोहन ने ये 20 खून करे, लेकिन हर मर्डर के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसे अब ये काम करने में मज़ा आने लगा था। यह काम उसके लिए अब थ्रिलिंग बन गया था कि कैसे वह मर्डर पे मर्डर किए जा रहा है और पुलिस को कुछ खबर ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि हत्या किसने करी है। यही बातों से वह ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था, और उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस था जो उसे जेल की सलाखों के पीछे ले आया। तो दोस्तों, ये तो रहा कि कैसे मोहन ने 20 औरतों का खून करा। अब हम आपको बताएंगे कि मोहन पकड़ा कैसे गया था। ये बात है 2009 की 17 जून की सुबह थी, जब मोहन ने अपने आखिरी खून को अंजाम दिया था, और इसी खून की वजह से वो पकड़ा भी गया था। 22 साल की लड़की जिसका नाम अनीता था, वह अपने घर से मिसिंग थी। अनीता को उसके घर वालों ने बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव वालों को लगा कि ये कहीं लव जिहाद का मामला तो नहीं, कि कहीं कोई मुस्लिम लड़का अनीता को भगा के तो नहीं ले गया और उसका धर्म तो नहीं बदला दिया। इसीलिए गांव वालों ने पुलिस वालों के ऊपर बहुत जोर दिया कि वह किसी न किसी तरह अनीता को ढूंढ निकाले। दोस्तों, 2009 में लव जिहाद के बहुत सारे मामले आ रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। इसी प्रेशर को देखते हुए पुलिस वालों ने एक टीम बनाई, जो कि सर्कल इंस्पेक्टर नजुंडे गोडवा एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट चंद्रगुप्ता के अंडर थी। यह टीम अनीता को ढूंढने में लग गई। फिर अनीता के होम टाउन के 160 किलोमीटर दूर हसन के बस स्टैंड के टॉयलेट में अनीता की बॉडी मिली। उसकी शादी के एक दिन बाद ही अनीता का कत्ल करने के बाद मोहन चुपचाप क्राइम सीन से निकल गया और अपने होटल रूम में वापस आ गया, जहां उसने अनीता की ज्वेलरी रखी थी। ज्वेलरी लेने के बाद उसने सिटी लीव कर दी। ये मर्डर भी बाकी मर्डर्स की तरह मोहन के हिसाब से पूरा सक्सेसफुली हो गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही थी केस सॉल्व करने के लिए। पुलिस वालों ने विक्टिम अनीता के सेल फोन और लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करा, जिससे उन्हें एक नंबर मिला जो कि सिद्धार्थ नाम पे रजिस्टर था, और उनसे पूछताछ के बाद ये पता चला कि वह नंबर सिद्धार्थ की बहन कावेरी यूज़ कर रही थी, जो कि खुद मिसिंग थी। दोस्तों, मोहन जिस भी लड़की का खून करता, वो उसी का फ़ोन नंबर अपने अगले शिकार को फंसाने के लिए यूज़ करता था। जब पुलिस को कावेरी के बारे में पता चला, तो पुलिस ने कावेरी के भी फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाले, जिनमें से पुलिस को 2 ऐसे नंबर मिले जो कि 2 मिसिंग वुमेन के थे, जो नंबर बंद हो जाने चाहिए थे, पर वो उनके मिसिंग रिपोर्ट के बाद भी यूज़ करे जा रहे थे। इससे पुलिस वालों को एक बात तो साफ पता चल गई थी कि वो जो केस सॉल्व कर रहे हैं, वो किसी एक मर्डर का केस नहीं है, बल्कि बहुत सारी लड़कियों के मर्डर का केस है। पुलिस ने भी अपने नेबरिंग पुलिस स्टेशंस को इस केस के बारे में बता दिया। केस में ब्रेक थ्रू तब आया जब पुलिस ने EMEI नंबर्स ट्रैक करना शुरू कर दिया, उन फ़ोन्स का जिन पर मिसिंग विक्टिम्स का सिम कार्ड उनके गायब होने के बाद भी यूज़ करा जा रहा था। इनमें से एक फ़ोन सामने आया जो कि 20 मिनट तक कंटिन्यूसली यूज़ हुआ था। इस फ़ोन नंबर को ट्रैक करा तो इसकी लोकेशन आई देरा लकाते विलेज, जो कि मंगलुरु में पड़ता है। सेलफोन के ओनर ने ये एडमिट किया कि उसने अपना फ़ोन अपने भांजे को दिया था, जिसका नाम मोहन था। दोस्तों, केस में पहली बार मोहन का नाम आया था, जो कि इस केस में एक पोटेंशियल सस्पेक्ट था। इससे पहले वो मोहन को पूछताछ के लिए बुलाते। इससे पहले ही पुलिस को सुमित्रा, जो कि देरागाता की रहने वाली थी, उससे पता चला कि उसने मोहन एंड अनीता को बस स्टैंड पर देखा था साथ में, जब वे हसन के लिए निकल रहे थे। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि ये वही आदमी हो सकता है जिसने सुमित्रा को 2005 में अप्रोच करने की कोशिश करी थी और मैरिज प्रपोजल भी रखा था। अब पुलिस का शक मोहन पर ज़्यादा ही हो गया था।
उन्होंने मोहन को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया, जहां उन्होंने सुमित्रा की मदद से मोहन को अप्रोच करा और यहां मोहन फंस गया। वो जैसे अपने सारे क्राइम करता था, यहाँ भी ऐसा ही कुछ कर रहा था, पर अब की बार पुलिस ने उसे बस स्टैंड पर ही पकड़ लिया। जब वो लड़की को होटल में ले जा रहा था, मोहन की तीसरी बीवी श्रीदेवी के घर से पुलिस वालों को लार्ज अमाउंट में साइनाइड मिला और उसके साथ ही फेक गवर्नमेंट आईडी एंड विजिटिंग कार्ड्स एंड गोल्ड फाइनेंसिंग फिल्म्स की रिसीप्ट। ये उन ज्वेलरी की रिसीप्ट थी जो मोहन अपने विक्टिम से लेता था। ये सारे एविडेंस के साथ पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया। 12 अक्टूबर 2017 को उन सारे विक्टिम्स को न्याय मिल गया जिनका खून मोहन ने किया था और मोहन को मौत की सज़ा सुना दी गई थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट निकालते रहते हैं। और अगर इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट देखने को मिला तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे।